सो व्हाट्सअप ट्रेडर्स, आप सबको स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल वॉकी स्टॉकी पे। तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि आज इन्वेस्टर्स का चैत्य टॉपिक पे वीडियो रहने वाला है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के बिना नहीं हो सकता। कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तभी आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना आप जो लोगों ने जो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद हो गए। तो पहले के ज़माने में तो इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग तो नहीं था, तब तो लोग ऐसे डेलीवरी ट्रेडिंग में मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग में अपना पैसा डुबाया था। तब तक तो टेक्निकल एनालिसिस भी इस्तेमाल नहीं होता था, तब के टाइम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे भी पूरा मार्केट चलता था। तो फंडामेंटली अगर आप कंपनी को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना पाओगे कभी भी। तो फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट को नोट करके रखा है पहले से, तो उस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले। तो हर एक पॉइंट के ऊपर मैं बताऊँगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा, कोई भी सीन नहीं कटिएगा, ठीक है। और स्किप कर कर बिल्कुल भी मत देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो रहता है वो होता है पी रेशियो। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए उतना मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है थोड़ा कि पी रेशियो क्या होता है। अब पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब आप कंपनी का नेट प्रॉफिट का कितना गुना पैसा आप उस पर इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो। सपोज़ करते हैं कोई कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 10 रुपये और उसका पर शेयर प्रॉफिट होता है हर साल 1 रुपये, तो आप उसमें उसका प्रॉफिट का 10 गुना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो। इसे कहते हैं पी रेशियो। तो इसे देख के आप फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ कर नहीं सकते। मेरा काम था आपको ये बताना, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी के ऊपर टोटल जो शॉर्ट टर्म डेब्ट होता है या लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है उन सबको आपको प्लस कर देना है, डिवाइडेड बाई उसके पास जितना इक्विटी शेयर है कर देना है। अब जो रेशियो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कंपनी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट है। अगर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट होगा तो कंपनी पहले अपना डेब्ट चुकाएगा फिर अपना कंपनी को ग्रो करेगा। तो ऐसे कंपनी में आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे कंपनी हमेशा ढूंढना चाहिए जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए। 1 से ज़्यादा अगर उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होगा तो इसका मतलब है वो अपने पैसे से ज़्यादा लोन लेके अपना बिजनेस चला रहा है। तो ऐसे कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा रहने वाला है टॉपिक और रहने वाला है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब उसका शेयर प्राइस कितना था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था उसका फेस वैल्यू मतलब कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तो उसका शेयर प्राइस कितना था। जैसे सपोज करते हैं आज किसी का ABC कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपये, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो उसका शेयर प्राइस था 20 रुपये। तो वही हमारा फेस वैल्यू बन के आ जाता है। और जो हमारे कंपनी डिविडेंड देता है वो फेस वैल्यू के ऊपर ही देता है, ना कि हमारा जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर और ना ही बुक वैल्यू के ऊपर। जो कंपनी हमें डिविडेंड पे करता है वो हमारे फेस वैल्यू के ऊपर ही देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे बुक वैल्यू के ऊपर। अब बुक वैल्यू जो होता है, बुक वैल्यू होता है कंपनी का बुक्स में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उससे वेल्थ कहते हैं बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कंपनी का जो टोटल एसेट्स रहता है उसे आप टोटल लाइबिलिटी से माइनस कर दोगे, मतलब टोटल जो
लाइबिलिटी से होता है उसको टोटल एसेट से आप माइनस कर दोगे। माइनस कर देने के बाद जितना आपको रहेगा पैसा, उसे आपको टोटल नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर देना है। जैसे एज एग्जांपल लेते हैं, किसी कंपनी का जो है टोटल एसेट 1000 रुपये है और टोटल लाइबिलिटी से 800 रुपये, तो उसका जो टोटल एसेट्स है वो 200 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो अब वो मतलब नेट अगर टोटल एसेट्स से लाइबिलिटीज़ को मैं लेस कर दूँ तो 200 बचेगा। अब 200 को आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि उस कंपनी के पास 50 शेयर्स है, ठीक है। तो 50 शेयर्स का मतलब एक शेयर का उसका बुक वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 रुपया। ये होता है कंपनी का बुक वैल्यू, ठीक है। तो अगर वीडियो को समझ पा रहे हो और मेरी बात आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। ऐसे मेरी बात थोड़ी अटकती है क्योंकि मेरा मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो उतना फ्लुएंटली मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बंगाली हूँ मैं। तो कोई भी अगर बंगाली ये वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बंगाली में करना, मैं उसका रिप्लाई भी बंगाली में दूंगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब कितना डिविडेंड कंपनी एक ईयर में आपको दे रहा है। अब डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब कंपनी आपको कितना डिविडेंड देगा ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल है, डिविडेंड यील्ड को लेना है। डिविडेंड यील्ड को लेकर आपको, मैं आपको ये ब्लैंक पेज पे दिखा रहा हूँ, लग मान के चलता हूँ कि कोई कंपनी आपको एबीसी कंपनी, एक एबीसी कंपनी है, वो आपको डिविडेंड देता है हर साल 5% का, ठीक है। अब 5% का वो डिविडेंड देता है और उसका बुक वैल्यू कितना है, थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बुक वैल्यू क्या होता है। मान के चलते हैं कि उसका बुक वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये का 5% कितना हो गया हमारा, 5 रुपया। तो मान के चलते उस कंपनी का आपने 1000 शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो इंटू 1000 यहाँ पे कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि आपको पूरा साल में कितना यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है इस कंपनी से। समझ गया, समझ में आ गया? समझ आ गया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर से देख लेना, रिवाइंड करके। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है पीबी रेशियो। अब ये ही इन्वेस्टर्स का मतलब ब्रह्मास्त्र है। आपने देखा होगा, आपने कई बार सुना होगा कि जो राकेश झुनझुनवाला है ये इतना सक्सेसफुल इन्वेस्टर कैसे बने, वो पीबी रेशियो का इस्तेमाल करके बने हैं। आपने जो सुना होगा कि टाइटन शेयर 3 रुपये में ख़रीदा, अभी 2200 चला गया। कैसे ख़रीदा? पीबी रेशियो की मदद से। आपको क्या लगता है तब के टाइम टेक्निकल एनालिसिस का नाम का कोई चीज़ था वहाँ पे? क्या 2003 में इंटरडे ट्रेडिंग होता था? आप खुद ही बताइए, क्या तब ऑप्शन ट्रेडिंग था? नहीं था। तब सिर्फ इन्वेस्टिंग ही होता था, कोई ट्रेडिंग वगैरह नहीं होता था। और ट्रेडिंग भी होता था तो कम से कम 3-4 महीने के लिए होता था, ठीक है। तब के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ था पीबी रेशियो, वो जो कि आज भी कम करता है। तो पीबी रेशियो क्या है? कंपनी का आपको बुक वैल्यू मैंने समझाया, बुक वैल्यू आपको देखना है कितना चल रहा है। अगर कंपनी का शेयर प्राइस अपने बुक वैल्यू से कम है तो भैया आपका लॉटरी लग गया। आपके पास जितना पैसा है उस शेयर पे लगा दीजिए आंख बंद करके, क्योंकि कंपनी अपने बुक वैल्यू के कम प्राइस पे आपको मिल रहा है, मतलब वो शेयर प्राइस अभी अंडर वैल्यूड है। बहुत ही जल्द उसका प्राइस एटलीस्ट बुक वैल्यू तक जाने ही वाला है। समझ गए आप कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू के नीचे ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता।
अगर आपको दिख रहा है कि पीबी रेशियो मतलब जो प्राइस टू शेयर प्राइस बाई बुक वैल्यू प्राइस जो है, अगर 1 से कम आपको मिल रहा है, 0.9 0.8 ऐसा मिल रहा है आपको, या तो पीबी रेशियो देख सकते हैं, आपको किसी भी ब्रोकर के पास पीबी रेशियो मिल जाएगा, या तो आप उसका बुक वैल्यू देखिए कितना चल रहा है और उसका शेयर प्राइस देखिए कितना चल रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि जो बुक वैल्यू है उससे आपका शेयर प्राइस कम में मिल रहा है, तो भाई आपका लॉटरी लग गया। आपका फंडामेंटल एनालिसिस का 70% सिर्फ अकेला पीबी रेशियो ही है। आप वहाँ पे आंखें बंद करके अपना जो इन्वेस्टमेंट है कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी अंडर वैल्यू चल रहा है। वो अपना वैल्यू को गेन करेगा, बहुत ही जल्दी करेगा, और आप बहुत ही जल्दी अपना पैसा जो है कमाने वाले हो। तो बाकी जो यहाँ पे 3 टॉपिक रहने वाला है, चार्ट एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और कंपनी प्रॉफिट्स, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा। इसके लिए मुझे आपको चार्ट पे ले जाना पड़ेगा। तो चलिए चार्ट पे ले चलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ग्रो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ग्रो एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जो कि इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है, और इस पर आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ग्रो को इस्तेमाल करना चाहता है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली एक ब्रोकर है, बहुत ही आसान है इसका इस्तेमाल करना। तो मैं आपको जो बाकी 3 चीज़ें बताने वाला था, वो पहला था चार्ट पैटर्न। आप जैसे कि मैं यहाँ पे टाटा पावर का चार्ट ले रहा हो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका चार्ट पे नहीं खोलूँगा, ये चार्ट मुझे नहीं देखना, ठीक है, ये वाला चार्ट मुझे नहीं देखना, ये हो जाए टेक्निकल एनालिसिस वाला चार्ट, ये हमें नहीं देखना है। हमें बाहर से इसको क्या करना है, 5 साल का कर देना है। या तो 5 साल कर सकते हैं या ऑल पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभी 5 साल पे रखते हैं। तो आपको देखना है कि 5 साल में क्या इसका शेयर प्राइस एरोप्लेन मोड में है। मतलब एरोप्लेन मोड का मतलब है कि नीचे से ऊपर जा रहा है या नहीं। अगर एरोप्लेन की तरह ऊपर उठ रहा है तो भैया आपका कंपनी जिस पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी ऐसा हो रहा है कि वो एरोप्लेन क्रैश की तरफ है, मतलब ऊपर से नीचे गिरता जा रहा है, तो उस कंपनी को आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि पेनी स्टॉक में ढूंढते रहते। भाई पेनी स्टॉक, ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढो ना जो कि एरोप्लेन मोड में है, जो कि 2 रुपये से 5 रुपये में आया है, 1 रुपये में 1 रुपये से 3 रुपये में आया है, जो कि एरोप्लेन मोड में है, ऊपर उठ रहा है। ऐसे स्टॉक के पीछे क्यों खड़े हो भाई, जो कि कभी 700 रुपये पे था, अभी आके 2 रुपये पे मिल रहा है। तो भाई उस कंपनी ने किया क्या है, 700 रुपये पे 2 रुपये पे ला के रख दिया। 2 रुपये से तो भाई पॉइंट में चला जाएगा। समझ आ गया मेरा बात, चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं हमारा अगला जो है प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट देखना है कि कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी तो नहीं है। आपको क्वार्टरली ईयरली सब तरह की प्रॉफिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में ही रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट घटना नहीं चाहिए। प्रॉफिट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी एवरेज अगर 300-400 करोड़ प्रॉफिट बना रहा था, अचानक से उसका प्रॉफिट इतना घट गया, 10 करोड़ 20 करोड़ में आ गया, तो उस कंपनी को आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो अगली जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने के लिए उसके ऊपर जो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग के बिना कोई भी स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हम आप जैसे रिटेलर्स कंपनी का शेयर प्राइस को ऊपर नहीं ले जा सकते। कंपनी का शेयर प्राइस ये प्रोमोटर्स ही ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स ये भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग सबसे ज़्यादा है या नहीं इसमें।
ठीक है। आपको ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स कभी ऊपर नहीं दिखेंगे, या तो आपको प्रोमोटर्स ऊपर दिखेंगे या तो रिटेलर्स ऊपर दिखेंगे। तो आपको देखना है कि प्रोमोटर्स ऊपर है या नहीं। अगर प्रोमोटर्स ऊपर है तो वो स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो, आप एक बात बताइए, कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है? जब उस कंपनी का शेयर प्राइस का डिमांड बढ़ता है। आप जैसे रिटेलर्स अगर कंपनी का शेयर प्राइस खरीदेंगे तो कितना क्वांटिटी खरीदेंगे? बहुत ही कम खरीदेंगे। तो उससे क्या कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो उसका कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर भी नहीं जाएगा तेज़ी से, ठीक है। अगर प्रोमोटर्स खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो उससे कंपनी का शेयर प्राइस का डिमांड बढ़ेगा, तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो। तो जिस किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर मेरा ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो, कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बाजू वाला बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में टिकने के लिए, और मैंने आज आपको ये सिखा दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।